जरा सोचिए, एक आदमी दुश्मन के इलाके में मौजूद है। उसके पास न कोई हथियार है, न कोई पहचान और न ही खुद की सुरक्षा का कोई साधन। कभी वह रिक्शा खींचता दिखाई देता है तो कभी सड़क के किनारे मोची बनकर बैठा होता है। लोग उसे एक आम इंसान समझते हैं, लेकिन दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो उनकी पूरी साजिश समझ चुका है। दोस्तों, आज टॉपिक बॉस की इस वीडियो में कहानी है एक ऐसे रहस्यमय शख्स की जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स में से एक और 21वीं सदी के चाणक्य अजीत डोभाल की। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जो रोमांच दिखता है, अजीत डोभाल ने वही रोमांच अपनी असली जिंदगी में जिया है। पाकिस्तान आज भी उनके नाम से कांप उठता है। कभी पहचान बदलकर दुश्मनों के बीच रहना, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाना, तो कभी दुश्मन के साथ बैठकर उन्हीं से उनकी सबसे गोपनीय जानकारी निकलवा लेना। करीब 30 साल के अंडरकवर जिंदगी में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो जासूसी की दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। आज 77 साल की उम्र में भी जब वो किसी कार्यक्रम या टीवी पर दिखाई देते हैं तो वही तेज नजर आता है, वही कंट्रोल और वही आत्मविश्वास साफ नजर आता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, आज भी हर अहम निर्णय उनकी निगरानी में ही होता है। तो सवाल उठता है, आखिर अजीत डोभाल में ऐसा क्या खास था जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। आज टॉपिक बॉस की इस वीडियो में हम अजीत डोभाल की जिंदगी के उन हिस्सों को जानेंगे जिन्होंने एक आम आईपीएस अफसर को भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बना दिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1945, तारीख 20 जनवरी, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। अनुशासन और देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली। शुरुआती पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई, फिर अजमेर मिलिट्री स्कूल और उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने UPSC दिया और पहले ही प्रयास में IPS क्लियर कर दिया। साल 1968 में केरल कैडर में ASP के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1971 के आखिरी दिनों में केरल के थलासरी इलाके में अफवाहों ने हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया। इलाका जल रहा था, लूट, हिंसा, डर हर तरफ फैल चुका था। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरण को एक ऐसे अफसर की जरूरत थी जो हालात को संभाल सके, और उनकी नजर पड़ी एक युवा IPS अफसर अजीत डोभाल पर। सर्विस में आए उन्हें सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन उनके सीनियर्स जानते थे कि यह अफसर कुछ अलग है। डोभाल को मैदान में उतारा गया। डोभाल ने न लाठी चलाई न गोली। उन्होंने लोगों से बात की, उन्हें सुना और समझाया। कुछ ही दिनों में दंगे शांत हो गए। इतना ही नहीं, लोग खुद आगे आकर एक दूसरे का लूटा हुआ सामान लौटाने लगे। जो काम पूरी स्टेट पुलिस नहीं कर पाई, वो एक अकेले अफसर ने कर दिखाया। और यहीं से
केरल से लेकर दिल्ली तक एक नाम गूंजने लगा, अजीत डोभाल। केरल के बाद दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस सिस्टम के लोगों ने इस नाम को नोटिस करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में डिप्यूटेशन पर भेज दिया गया। 1970 का दशक भारत के लिए बेहद कठिन था। नॉर्थ ईस्ट उबल रहा था। सबसे संवेदनशील इलाका था मिजोरम। यहाँ लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF एक पैरेलल सरकार चला रहा था। दिल्ली के लिए यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत की एकता पर सीधा हमला था। सवाल था, मिजोरम जाएगा कौन? और जवाब था अजीत डोभाल। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा, मैं जाऊंगा। मिजोरम पहुंचकर डोभाल ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने दिमाग लगाया। असल ताकत लाल डेंगा नहीं, बल्कि उनके 7 कमांडर्स थे। डोभाल ने एक एक करके लाल डेंगा के कमांडर से संपर्क किया। किसी को भरोसा दिया, किसी को भविष्य दिखाया, किसी को सुरक्षा का वादा किया। नतीजा ये हुआ कि 6 बड़े कमांडर्स भारत के पक्ष में आ गए। जब लाल डेंगा को समझ आया कि उसकी असली ताकत अब उसके साथ नहीं रही, तो उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत सरकार और लाल डेंगा के बीच पीस टॉक्स हुए। सेपरेटिस्ट मूवमेंट खत्म हुआ, चुनाव कराए गए और मिजोरम भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहा। बिना किसी बड़ी लड़ाई के इसी मिशन के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया। इतने कम सर्विस ईयर्स में यह सम्मान पाने वाले वे पहले अफसर बने। मिजोरम के बाद यही रणनीति सिक्किम में भी दोहराई गई। उस वक्त सिक्किम का राजा भारत में विलय के पक्ष में नहीं था, लेकिन एक बार फिर चाणक्य जैसी नीति के सहारे डोभाल ने हालात ऐसे बनाए कि सिक्किम इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना खून खराबे के, सिर्फ रणनीति और समझदारी के दम पर। 1970 के दशक के आखिरी तक नॉर्थ ईस्ट की आग काफी हद तक शांत हो चुकी थी, लेकिन भारत की अगली परीक्षा अब पंजाब में शुरू हो चुकी थी। यहाँ खालिस्तानी आतंकवाद धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऐसा लगा कि हालात काबू में आ गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। गोल्डन टेम्पल के अंदर अब भी कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। संख्या कम थी, लेकिन इरादे बेहद खूंखार। उन्हें बाहर निकालने के लिए साल 1988 में एक नया मिशन तैयार किया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। सबसे बड़ी चुनौती थी अंदर की सटीक जानकारी पाना। कौन कहां है, कितने लोग हैं, कितने हथियार मौजूद हैं और हमला कब किया जाए। लेकिन कोई भी एजेंट खुलकर अंदर नहीं जा सका। तभी मैदान में उतरे अजीत डोभाल। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने पहचान बदली। एक साधारण सा रिक्शा खींचने वाला, ना कोई शक, ना कोई डर। इसी भेष में वे गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमते रहे और धीरे धीरे मिलिटेंट्स का भरोसा जीत लिया। हालात ऐसे बने कि मिलिटेंट्स को लगने लगा कि ये आदमी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का अफसर है, जो उनकी मदद के लिए यहाँ आया है।
और यहीं से पूरा खेल पलट गया। डोभाल ने गोल्डन टेम्पल के भीतर रहकर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। कौन कहां छिपा है, कितने लोग मौजूद हैं और किस वक्त वे सबसे कमजोर होंगे, ये सारी जानकारी सीधे इंडियन आर्मी तक पहुंची। जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ तो मिलिटेंट्स को भागने तक का मौका नहीं मिला। मिशन था साफ, सटीक और पूरी तरह सफल। लेकिन डोभाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन अभी भी बाकी था। साल 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसे देखकर पाकिस्तान बौखला गया। डॉक्टर ए.क्यू. खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन और नॉर्थ कोरिया उसे मदद दे रहे थे। जब यह जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो साफ आदेश मिला, हर हाल में इस प्रोग्राम की जड़ तक पहुंचना है। और इस मिशन के लिए चुना गया सिर्फ एक नाम, अजीत डोभाल। डोभाल पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन अफसर बनकर नहीं, वे पहुंचे भिखारी बनकर। फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर और हाथ में कटोरा। इलाका था कहूटा, जहां शक था कि खान रिसर्च सेंटर के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। डोभाल सेंटर के बाहर बैठते, आने जाने वाले साइंटिस्ट को देखते, उनकी दिनचर्या समझते, लेकिन अब भी पुख्ता सबूत नहीं था। तभी उन्होंने एक और चाल चली। वो उस नाई की दुकान पर पहुंचे जहां ये साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे। वहां से उन्होंने बालों के सैंपल इकट्ठा किए। ये सैंपल भारत भेजे गए। टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में सब कुछ साफ कर दिया गया। बाल न्यूक्लियर रेडिएशन के संपर्क में थे। अब कोई शक नहीं बचा, डोभाल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हर अहम जानकारी भारत तक पहुंचा दी। लेकिन उस समय तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे। डोभाल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कार्रवाई के कई विकल्प सामने रखे, लेकिन राजनीतिक कारणों से इन पर मंजूरी नहीं मिली। बाद में कुछ पूर्व अधिकारी और रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि भारत की इस गुप्त जानकारी का संकेत पाकिस्तान तक पहुंच गया था। इसके बाद पाकिस्तान में सक्रिय कई भारतीय नेटवर्क अचानक निशाने पर आ गए। यह जानकारी कैसे, किस जरिए और किस स्तर से बाहर गई, इस पर आज भी आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जवाब मौजूद नहीं है। हालांकि एक बात तय हो चुकी थी, पाकिस्तान का सबसे गोपनीय प्रोग्राम अब भारत की पकड़ में था। इतना तय है कि इसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भारत के पास तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुकी थी। इसी असाधारण साहस के लिए साल 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो यह सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। पाकिस्तान मिशन के बाद डोभाल का सफर यहीं नहीं रुका। 1990 का दशक आते आते कश्मीर की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। घाटी डर और आतंक के साये में जी रही थी। हर गली में बंदूकें थी, हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट नेटवर्क खुलेआम काम कर रहे थे।
इन्हीं में से एक नाम था कूका पारे, एक हार्डकोर मिलिटेंट, पाकिस्तान का भरोसेमंद आदमी और भारत के लिए सबसे खतरनाक चेहरों में से एक। लेकिन जब मैदान में उतरे अजीत डोभाल तो कहानी की दिशा बदल गई। डोभाल ने न धमकी दी न लालच दिखाया, उन्होंने सिर्फ एक बात की, सुना और समझाया। धीरे धीरे उन्होंने कूका पारे के दिमाग की परतें खोलनी शुरू की। कुछ ही मुलाकातों में जो आदमी पाकिस्तान का एजेंट था वही भारत के लिए काम करने लगा। दुश्मन अंदर से टूट चुका था। डोभाल की रणनीति टकराव की नहीं, बातचीत की थी। कुछ सूत्रों के अनुसार लगातार संपर्क और संवाद के बाद कूका पारे का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। यह बदलाव पूरी तरह वैचारिक था या हालात की मजबूरी, इस पर आज भी अलग अलग मत हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ कि घाटी में हिंसा की तीव्रता घटी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकी। यही वजह है कि कई लोग इसे डोभाल की सबसे जटिल और विवादास्पद सफलताओं में गिनते हैं। नतीजा ये हुआ कि 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सके और वही कूका पारे जो कभी हथियार लेकर घूमता था, अब विधानसभा का सदस्य यानी कि MLA बन चुका था। ये सिर्फ एक आदमी को बदलने की कहानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अजीत डोभाल की असली ताकत बंदूक नहीं बल्कि नेगोशिएशन है। डोभाल साहब के बाकी बहुत ही रहस्यमय कार्य आपको बताऊं, उससे पहले मित्रों यहाँ एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद डोभाल साहब के मुख्य बिंदु पर पहुंचेंगे। टॉपिक फोर्स पर हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं 2002 गुजरात दंगों के पीछे का असली सच। एक ऐसी कहानी जिसे जानना जरूरी है और देखना भी। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हर वीडियो में दी गई प्रमाणिक जानकारी को ध्यान से देखें और बताएं कि आपको कैसी लगती है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आगे की कहानी। IC 814 हाईजैकिंग। IC 814 हाईजैकिंग के दौरान इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट सैकड़ों यात्रियों की जान और सामने आतंकवादियों की खुली धमकी। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, 100 खतरनाक आतंकवादी छोड़े जाएं, साथ में $2 बिलियन दिए जाएं। सरकार पर भीतर और बाहर से जबरदस्त दबाव था, लेकिन डोभाल ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बातचीत को हथियार बनाया, शब्दों से ऐसा जाल बुना कि हाईजैकर्स खुद उसी में फंसते चले गए। नतीजा ये हुआ, 100 आतंकवादियों की जगह सिर्फ 3 आतंकवादी छोड़े गए। एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी जिंदा और सुरक्षित भारत लौटे। ये कोई आसान सौदा नहीं था, ये दिमाग की जंग थी और इस जंग में डोभाल जीत गए। सोर्सेज बताते हैं कि 1971 से 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग्स हुई और लगभग हर एक के अंत में किसी न किसी रूप में अजीत डोभाल की भूमिका रही। करीब 7 साल पुलिस फोर्स और 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा देने के बाद जनवरी 2005 में अजीत डोभाल IB चीफ के पद से रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट उनके लिए आराम का नाम नहीं था। वो लगातार जुड़े रहे, देश की पॉलिटिक्स से, एकेडमिक्स से
और खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में लेक्चर दिए, सिक्योरिटी थिंक टैंक्स के साथ काम किया और अखबारों और जर्नल्स में भारत की सुरक्षा पर लेख लिखे। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की ताकि भारत की नेशनल सिक्योरिटी सोच दुनिया के सामने रखी जा सके। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। 2014 में जब सत्ता बदली तो देश ने एक बार फिर उसी आदमी को याद किया जो मुश्किल वक्त में हमेशा आगे खड़ा रहता था, और नाम फिर से सामने आया, अजीत डोभाल। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया। ये कोई सम्मान की कुर्सी नहीं थी, ये संकट की कुर्सी थी, और संकट ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। NSA बने 2 महीने भी नहीं हुए थे कि इराक से एक खौफनाक खबर आई। वहां ISIS का आतंक चरम पर था। जून 2015 में ISIS ने भारत की 46 नर्सों को तिरकरित में बंधक बना लिया। देश की निगाहें नई दिल्ली पर थी और पर्दे के पीछे एक आदमी खामोशी से हरकत में आ चुका था। डोभाल बिना शोर, बिना कैमरों के गुप्त तरीके से इराक पहुंचे, वहां की सरकार से सीधा संपर्क किया, रणनीति बनी और कुछ ही दिनों में एक भी गोली चले बिना सभी भारतीय नर्स सुरक्षित वतन लौट आई। मित्रों, ये रहा है डोभाल का स्टाइल, कम शब्द, परफेक्ट वार। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक ने पहले उरी और फिर पुलवामा में भारत पर भयावह हमले किए। देश गुस्से में था, दुनिया देख रही थी और पर्दे के पीछे रणनीति तैयार हो रही थी। उरी और पुलवामा के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। इन ऑपरेशंस के आर्किटेक्ट भी अजीत डोभाल ही थे। पुलवामा के बाद एक और संकट खड़ा हुआ। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तानी सीमा में गिर गया। वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। दुनिया को लगा कि मामला लंबा खींचेगा, लेकिन डोभाल ने एक फोन घुमाया, अमेरिका से दबाव बना और कुछ ही घंटों में अभिनंदन बाइज्जत भारत वापस लौट आए। पाकिस्तान ने इसे गुडविल जेस्टर कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये डोभाल के दबाव का असर था। उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद यह साफ हो चुका था कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई से कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। यहीं से भारत सरकार ने एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले की ओर कदम बढ़ाया, धारा 370 को समाप्त करने का। यह वह कानून था जो दशकों से जम्मू कश्मीर को भारत से पूरी तरह जोड़ने की बजाय अलग थलग रखे हुए था। इस धारा के चलते भारत के आम नागरिक वहां ना बस सकते थे, ना जमीन खरीद सकते थे, जबकि सीमा पार से आए लोग वहां शादी कर स्थायी निवासी बन सकते थे। एक तरह से यह व्यवस्था कश्मीर को भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रभाव के ज्यादा करीब ले जा रही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पर खास तौर पर फोकस किया और जब फैसला लिया गया
तो इस पूरी प्रक्रिया की ग्राउंड लेवल रणनीति एक बार फिर अजीत डोभाल के हाथों में थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की, संभावित हिंसा को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए और पाकिस्तान समर्थक रुख रखने वाले कई राजनेताओं को अस्थायी रूप से नजरबंद किया गया। उस वक्त महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं ने यह तक कहा कि अगर धारा 370 को छुआ गया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकार की योजना के चलते यह फैसला बिना बड़े रक्तपात के सुरक्षित तरीके से लागू हुआ। पत्थरबाजी पर लगाम लगी, हिंसा घटी और धीरे धीरे घाटी का माहौल बदलने लगा। जिस लाल चौक को कभी आतंक की पहचान माना जाता था, वहीं आज तिरंगा शान से लहराता दिखाई देता है। अंत नहीं विराम। वीडियो यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन अजीत डोभाल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। 30 साल की अंडरकवर जिंदगी में उन्होंने मौत को इतनी बार करीब से देखा, डर खुद उनसे डरने लगा। कभी जान दांव पर लगी, कभी पहचान, कभी परिवार से दूरी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, सोच है। क्योंकि कहा जाता है, जहां बाकी लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। और यही वजह है कि आज भी जब बात भारत की सुरक्षा की होती है, तो अजीत डोभाल का नाम सामने आते ही देश सुकून से सांस लेता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर अजीत डोभाल की। अगर आप भी अजीत डोभाल का हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम, जय हिंद।